Welcome to Mind EduTech. Myself Vijay Yadav, a faculty in English. In today's class, we will discuss about a chapter of class 12th of Flamingo book. The chapter is Deep Water, written by William Douglas. The chapter Deep Water, written by William O. Douglas. आज हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो डीप वाटर नाम का चैप्टर है जो विलियम ओ डगलस ने लिखा है। सबसे पहले चैप्टर के ऑथर के बारे में जानते हैं, मतलब विलियम डगलस के बारे में जानते हैं। अबाउट द ऑथर, सबसे पहले तो विलियम डगलस का पूरा नाम विलियम ऑरविले डगलस, विलियम ऑरविले डगलस। कॉमनली हम लोग इनको इस चैप्टर में डगलस बुलाएंगे, विलियम ऑरविले डगलस। Born in 1898 up to 1980. He was born in America. The name of place is Maine, Minnesota. Maine, Minnesota is a place in America. It is the birthplace of William Douglas. William Douglas did his graduation in Bachelor of Arts in English and Economics. विलियम डगलस ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई इंग्लिश और इकोनॉमिक्स दो सब्जेक्ट से किया था। ग्रेजुएशन करने के बाद डगलस 2 साल तक टीचिंग प्रोफेशन में रहे। उन्होंने 2 साल 2 years उन्होंने टीचिंग में बिताया इन हाई स्कूल ऑफ याकिमा। याकिमा इज अ नेम ऑफ अ प्लेस इन अमेरिका। याकिमा एक जगह का नाम है जो याकिमा नदी के किनारे बसा हुआ है। याकिमा इज नेम ऑफ अ रिवर, और उस रिवर के किनारे जो सिटी बसा हुआ है उस सिटी का भी नाम रिवर के नाम पे ही याकिमा रखा गया है। तो इन्होंने डगलस ने याकिमा नाम के जगह के हाई स्कूल में 2 साल तक एज अ टीचर काम किया था। 2 साल टीचिंग प्रोफेशन में रहने के बाद डगलस उस प्रोफेशन से टायर्ड हो गए। डगलस उस प्रोफेशन से बोर हो गए। टीचिंग प्रोफेशन से बोर होकर के डगलस ने अपने लिए एक नया प्रोफेशन चुना, और वो नया प्रोफेशन जो था वो लॉयर का था। आफ्टर टीचिंग 2 years in a high school of Yakima, William Douglas got tired and he changed his profession. From a teacher he became a lawyer. उन्होंने लीगल करियर चुना। यहां लिखा हुआ है कि वो 2 साल तक टीचिंग करने के बाद टायर्ड हो गए टीचिंग से, और उन्होंने परस्यू किया अ लीगल करियर। लीगल करियर परस्यू करने का मतलब है कि वो लॉ की पढ़ाई करके लॉयर बन गए। फ्रॉम टीचर ही बिकेम अ लॉयर। लॉयर बनने के बाद डगलस अमेरिकन प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात होती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम था फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। ही मेट फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे 1933 से 1945 तक। फ्रैंकलिन डी
रूजवेल्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट थे 1933 से 1945 तक, उनसे मुलाकात हुआ विलियम डगलस का। मुलाकात एक यूनिवर्सिटी में हुआ था और उस यूनिवर्सिटी का नाम यहां लिखा हुआ है येल। येल इज अ यूनिवर्सिटी। इसी यूनिवर्सिटी में डगलस की मुलाकात हुई थी उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट से, मिस्टर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलने के बाद डगलस जो हैं वो काफ़ी प्रभावित करते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो डगलस से इम्प्रेस्ड होते हैं और वो डगलस से फ्रेंडशिप करते हैं। सो ही बिकेम एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। ये जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके एडवाइजर बन गए विलियम डगलस। एडवाइजर को अगर और अच्छे से समझें तो लीगल एडवाइजर बन गए, कानूनी सलाहकार प्रेसिडेंट के बन गए विलियम डगलस। अमेरिकन प्रेसिडेंट के कानूनी सलाहकार बन जाते हैं और उनके फ्रेंड भी बन जाते हैं, तो उनकी दोस्ती भी हो जाती है और वो एक लीगल एडवाइजर के रूप में काम करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। एज अ लॉयर, एक लॉयर के रूप में विलियम डगलस जो हैं वो एक लीडिंग लॉयर माने जाते हैं इंडिविजुअल राइट्स के। इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत जो सभी लोगों का अधिकार होता है, उस इंडिविजुअल राइट्स के लीडिंग एडवोकेट थे, टॉप के लॉयर थे मिस्टर विलियम डगलस। ही वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। डगलस 1975 में रिटायर होते हैं। 1975 में डगलस रिटायर होते हैं और रिटायरमेंट से पहले डगलस 36 साल जस्टिस के रूप में काम करते हैं हाई कोर्ट में। अमेरिका के हाई कोर्ट में विलियम डगलस 36 इयर्स एज अ जस्टिस वो हाई कोर्ट में काम करते हैं। रिटायरमेंट होती है उनकी 1975 में और ये जो 36 साल का उनका करियर था एज अ जस्टिस, ये करियर जो है वो एक रिकॉर्ड है अभी तक का अमेरिकन कोर्ट में लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस। अभी तक अमेरिका के हाई कोर्ट में 36 इयर्स का लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस का रिकॉर्ड बनाया है मिस्टर विलियम डगलस ने। विलियम डगलस अमेरिकन कोर्ट में जस्टिस के पद पर थे और इन्होंने 36 साल जस्टिस के रूप में काम किया है हाई कोर्ट के लिए, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो आपको विलियम डगलस के बारे में एटलीस्ट इतनी बातें मालूम होनी चाहिए अपने ऑथर के बारे में। चैप्टर पढ़ने से पहले ऑथर के बारे में इतनी बातें मालूम होनी चाहिए। क्या क्या आपको याद रखना है, क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पूछा जा सकता है आपसे ऑथर के बारे में, तो एक बार रिपीट करते हैं कि क्या क्या आपको याद रखना है। पहले तो विलियम डगलस का पूरा नाम आपको याद रखना है, जो यहाँ लिखा हुआ है विलियम ऑरविले डगलस, पूरा नाम। उनका बर्थ ईयर और डेथ ईयर जो यहाँ दिया गया है 1898 to 1980। उनका बर्थ प्लेस याद रखना है, मायने मिनेसोटा इन अमेरिका। फिर याद रखना है कि उन्होंने ग्रेजुएशन किस किस सब्जेक्ट से किया था, इंग्लिश से और इकोनॉमिक्स से। ग्रेजुएशन करने के बाद वो किस प्रोफेशन में जाते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं। वो टीचर बनते हैं याकीमा नाम के जगह के हाई स्कूल में। 2 साल तक वो एज अ टीचर काम करते हैं याकीमा नाम के शहर में हाई स्कूल में। 2 साल तक टीचर का काम करते हैं। 2 साल टीचर का काम करने के बाद विलियम डगलस इस प्रोफेशन से थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं और वो अपना प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं
उसके बाद वो लॉ की स्टडी करते हैं, कानून की पढ़ाई करते हैं और लॉयर बन जाते हैं। उसके लिए लिखा हुआ है कि वो टीचिंग प्रोफेशन से चेंज होके लीगल करियर अपनाते हैं, मतलब एक लॉयर बन जाते हैं। जब वो लीगल करियर अपनाते हैं तो उनकी मुलाकात उस समय के प्रेसिडेंट से हुई, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनका नाम याद रखना है, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। और उनका जो टर्म था प्रेसिडेंसी का, वो टर्म था अमेरिका में 1933 से 1945 तक। उसके बाद ये याद रखना है कि मिस्टर डगलस जो हैं वो प्रेसिडेंट के फ्रेंड और उनके लीगल एडवाइजर के रूप में काम करते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के फ्रेंड और लीगल एडवाइजर के रूप में काम करते हैं विलियम डगलस। विलियम डगलस को इंडिविजुअल राइट्स का लीडिंग एडवोकेट समझा जाता है। लीडिंग एडवोकेट मतलब टॉप के लॉयर। इंडिविजुअल राइट्स के मामले में टॉप के लॉयर में इनका नाम रखा जाता है विलियम डगलस का। विलियम डगलस 1975 में रिटायर होते हैं और रिटायर होने से पहले वो एक रिकॉर्ड बनाते हैं। 36 साल का उनका जस्टिस का करियर था हाई कोर्ट ऑफ अमेरिका में, और ये अब तक का सबसे लंबा जस्टिस का करियर माना जाता है अमेरिकन कोर्ट में। तो ये हमारे ऑथर थे। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में चलते हैं। नाउ लेट अस हैव अ लुक on the introduction of this chapter, deep water. Introduction of this chapter, deep water. The following excerpt is taken from Douglas' autobiography of Men and Mountains. Excerpt word का मतलब है पार्ट ऑफ। पार्ट ऑफ का मतलब एक टुकड़ा, एक पार्ट। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं डीप वाटर नाम का, ये चैप्टर एक पार्ट है, एक टुकड़ा है विलियम डगलस के ऑटोबायोग्राफी का। ऑटोबायोग्राफी, विलियम डगलस ने ऑटोबायोग्राफी अपना लिखा, आत्मकथा जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, आत्मकथा लिखा डगलस ने। उस आत्मकथा को, ऑटोबायोग्राफी को, डगलस ने नाम दिया ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। ये उसके ऑटोबायोग्राफी का नाम है, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। और इसी ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट हम लोग को एक चैप्टर के रूप में दिया गया है, डीप वाटर। डीप वाटर इज टेकन फ्रॉम दिस बुक ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। दिस बुक इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डगलस। इस स्टोरी में, डीप वाटर में, डगलस बताएंगे अपने फियर ऑफ वाटर के बारे में। फियर वर्ड बहुत बार आएगा इस चैप्टर में। फियर का मतलब है डर। फियर ऑफ वाटर, पानी से डगलस को डर लगता था, उसके बारे में डगलस इस स्टोरी में बात करेंगे डीप वाटर नाम के चैप्टर में। Fear of water is called hydrophobia. Hydrophobia is a word which means fear of water. डगलस को हाइड्रोफोबिया था, मतलब डगलस को पानी से डर लगता था। और and how he overcomes it with strong will power
डिटर्मिनेशन, करेज, हार्डवर्क एंड प्रॉपर गाइडेंस। डगलस को हाइड्रोफोबिया जो था, पानी से जो उसको डर लगता था, अपने इस डर को, हाइड्रोफोबिया को डगलस ने ओवरकम किया। ओवरकम्स का मतलब होता है अपने डर पर जीत हासिल करना, अपने डर को अपने काबू में करना। डगलस ने हाइड्रोफोबिया नाम के डर को जीत हासिल किया था, जिसके लिए उसको स्ट्रॉन्ग विल पावर का जरूरत पड़ा। विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति। स्ट्रॉन्ग विल पावर, मजबूत इच्छा शक्ति। डिटर्मिनेशन का मतलब है दृढ़ता। करेज का मतलब है साहस। हार्ड वर्क का मतलब मेहनत। और प्रॉपर गाइडेंस मतलब एक अच्छे गाइड के अंदर। तो हाइड्रोफोबिया को जीतने के लिए डगलस को इन सारी चीजों का हेल्प लेना पड़ा। कौन कौन सी चीजों का हेल्प लेना पड़ा? स्ट्रॉन्ग विल पावर, मजबूत इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, करेज मतलब हिम्मत, साहस, मेहनत, हार्डवर्क एंड प्रॉपर गाइडेंस, सही तरीके से गाइड करना। इन सारी चीजों को मिला करके डगलस जो है वो अपने डर पर जीत हासिल करता है। फियर ऑफ वाटर मतलब हाइड्रोफोबिया पर जीत हासिल करता है इन सब चीजों के मदद से। हार्ड वर्क के मदद से, स्ट्रॉन्ग विल पावर के मदद से, डिटर्मिनेशन के मदद से, करेज के मदद से और अंत में प्रॉपर गाइडेंस के मदद से। इस चैप्टर में डगलस हमें यह बताना चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ आवर फियर्स आर बेसलेस। हमारे अंदर अगर किसी चीज के प्रति डर बैठा हुआ है तो ज्यादातर डर ऐसे हैं जो बेसलेस हैं, मतलब कि वो डर जो है उनका कोई बेस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम लोग के मेंटल एक्सेप्टेंस के कारण वो डर हमारे मन में बैठा हुआ है और किसी भी तरह के डर को, फियर को जीता जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज क्वालिटीज। ये सारे जो क्वालिटीज हैं इनके हेल्प से किसी भी तरह के डर को जीता जा सकता है। ये बताता है चैप्टर कि हमारे जितने भी डर हैं वो सारे डर बेसलेस होते हैं, बिना किसी मतलब के होते हैं और सभी डर को हम लोग जीत सकते हैं अगर हम में ये सारी क्वालिटीज आ जाएं। अपने स्टोरी में, इस स्टोरी में डीप वाटर में डगलस आपको यही बताएंगे कि उनके अंदर फियर ऑफ वाटर था, पानी का डर था और उन्होंने कैसे अपने पानी के डर पर जीत हासिल किया इन सारे क्वालिटीज के हेल्प से। अब यहां एक वर्ड जो यूज किया गया, हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया। तो ये फोबिया वर्ड जो है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग कि फोबिया किसको बोलते हैं और किस किस तरह का कॉमन फोबिया होता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले तो फोबिया किसे बोलते हैं? फोबिया, अ स्ट्रॉन्ग फियर और हेट्रेड ऑफ समथिंग। अगर किसी चीज के प्रति आपके अंदर डर बैठा हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग फियर या घृणा बैठा हुआ है, नफरत बैठा हुआ है, अगर आप किसी चीज से नफरत करते हैं या आप किसी चीज से डरते हैं
तो उसको फोबिया बोला जाता है। ये एक तरह का मानसिक बीमारी होता है। इट इज अ टाइप ऑफ मेंटल डिजीज, साइकोलॉजिकल डिजीज। A strong fear or hatred of something is called phobia. The word phobia comes from Greek word phobos. ये जो phobia word है ये Greek word phobos से बना है, और phobos Greek word जो है उसका मतलब होता है fear and terror. fear and terror, ये मतलब है फोबोज का। फोबोज इज अ ग्रीक वर्ड, और इसी ग्रीक वर्ड से ये वर्ड बना है फोबिया। तो फियर और टेरर, ये मतलब होता है फोबिया का। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो बहुत कॉमन से फोबियाज होते हैं। बहुत सारे लोगों को इस तरह के फोबियाज होते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई वाले स्थान पे जाने से डर लगता है, उससे नीचे झांकने से डर लगता है, दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम एक्रोफोबिया। यू हैव फियर ऑफ हाइट। द नेक्स्ट वन इज एरोफोबिया। एरोफोबिया, दिस इज फियर ऑफ फ्लाइंग। अगर आपको उड़ने से डर लगता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एरोप्लेन्स में बैठने से डर लगता है, वो एरोप्लेन में नहीं बैठ सकते, उड़ने से उनको डर लगता है, तो दे आर सफरिंग फ्रॉम एरोफोबिया। वो लोग एरोफोबिया से पीड़ित हैं। इसी तरह का एक और फोबिया है एराक्नोफोबिया। एराक्नोफोबिया, दिस इज फियर ऑफ स्पाइडर्स। कुछ लोग होते हैं जो किसी खास पशु, पक्षी या कीड़े मकोड़े से डरते हैं। तो जो लोग स्पाइडर्स से डरते हैं, जो मकड़ी से डरते हैं, उनको बोला जाएगा कि वो लोग सफर कर रहे हैं एराक्नोफोबिया से, फियर ऑफ स्पाइडर्स। नेक्स्ट वन इज एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया इज फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। थंडर का मतलब है आंधी तूफान, और लाइटनिंग का मतलब है बिजली कड़कना। आंधी तूफान आ रहा है और बिजली कड़क रहा है, और इस चीज का जिन लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है आंधी तूफान से और बिजली कड़कने से, उनके लिए ये वर्ड है एस्ट्राफोबिया। दीज पीपल आर सफरिंग फ्रॉम एस्ट्राफोबिया। दे हैव फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। द नेक्स्ट वन इज ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया, ऑटोफोबिया बोला जाता है फियर ऑफ लोनलीनेस को। कुछ लोग होते हैं जिनको अकेले कहीं रहने से डर लगता है, फियर ऑफ बीइंग अलोन। अकेले अगर वो किसी भी जगह पे रहें, रात हो दिन हो, तो उनको डर लगने लगता है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको अकेलेपन से डर लगता है, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ लोनलीनेस, तो उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाएगा कि वो लोग सफर कर रहे हैं ऑटोफोबिया से। नेक्स्ट वन इज ऑफिडियोफोबिया। ऑफिडियोफोबिया, इट इज फियर ऑफ स्नेक्स। कुछ लोग होते हैं पार्टिकुलरली जिनको सांप से डर लगता है, बाकी एनिमल्स से डर नहीं लगता है, सांप से डर लगता है, तो उनके बारे में बोलेंगे कि वो लोग सफर करते हैं ऑफिडियोफोबिया से, उन लोगों को ऑफिडियोफोबिया हुआ है। द नेक्स्ट वन इज जूफोबिया। जूफोबिया आसान है। जू मतलब चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर में एनिमल्स रहते हैं, तो जिन लोगों को एनिमल्स से डर लगता है, फियर ऑफ एनिमल्स, जिन लोगों को किसी भी जानवर से डर लगता है, उन लोगों के लिए ये वर्ड यूज किया जाएगा
कि वो लोग जूफोबिया से पीड़ित हैं, उन लोगों को जूफोबिया हुआ है। तो इस तरह से कुछ फोबियाज हैं। फोबिया का अपना मतलब ही होता है फियर, हेट्रेड, टेरर, किसी चीज के प्रति डर, किसी चीज के प्रति आतंक और किसी चीज के प्रति नफरत, इसका मतलब होता है फोबिया। ये ग्रीक वर्ड से आया है, फोबोस से, और उस ग्रीक वर्ड का मतलब ही होता है फियर और टेरर। बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीज़ों से डर लगता है, अलग अलग चीज़ों से लोग नफरत करते हैं, उन चीज़ों से बचते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में, कॉमन लाइफ में भी इन चीज़ों से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, तो इस तरह के नाम दिए गए हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फोबियाज के। ये फोबिया का एग्जाम्पल हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो भी एक फोबिया के बारे में ही है। विलियम डगलस जो इस चैप्टर के ऑथर हैं, उनको भी एक फोबिया है, वो भी फोबिया से सफ़र कर रहे हैं और उनको फोबिया है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जिसका मतलब फियर ऑफ वाटर होता है, पानी से डर लगता है विलियम डगलस को। और अपने चैप्टर में डीप वाटर में डगलस इसी टॉपिक पे आप लोगों को बताएंगे, आपसे बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि उनके हाइड्रोफोबिया का रीज़न क्या था, हाइड्रोफोबिया उनको क्यों था, उसके पीछे रीज़न क्या था, और हाइड्रोफोबिया से कैसे आज़ाद हुए, कैसे हाइड्रोफोबिया को जीता विलियम डगलस ने। किसी भी तरह के फोबिया को जीतने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो आपको यहाँ बताया गया है। क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे याद रखना है डगलस के ऑटोबायोग्राफी का नाम, डगलस के ऑटोबायोग्राफी का नाम, और वो नाम है ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि डीप वाटर जो चैप्टर है विलियम डगलस का, ये किस बुक का हिस्सा है, किस किताब से ये चैप्टर लिया गया है। तो आप उसके आंसर में आपको ये लिखना होगा कि ये डगलस के आत्मकथा से लिया गया है, डगलस के ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से यह याद रखना है कि डगलस को किस तरह का फोबिया था। डगलस को हाइड्रोफोबिया था, मतलब वो पानी से डरते थे, पानी से नफरत था उनको। उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फोबिया से आज़ाद होने के लिए, फोबिया से जीतने के लिए कौन कौन से क्वालिटीज़ होने चाहिए इंसान के अंदर। तो ये सारे क्वालिटीज़ होने चाहिए। मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, डिटर्मिनेशन, साहस होना चाहिए, करेज, मेहनत होना चाहिए, हार्डवर्क, और प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। तब किसी भी तरह के फोबिया से जीता जा सकता है। ये इस चैप्टर में डगलस आपको बताएंगे। और डगलस ये भी मैसेज देना चाहते हैं इस चैप्टर के थ्रू कि हम लोगों को जिस तरह का, जिन चीज़ों से डर लगता है, वो सारे डर जो हैं वो बेसलेस हैं, ये यूजलेस हैं, और हर तरह के डर को जीता जा सकता है इन चीज़ों के मदद से। तो ये था हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन से जुड़ा हुआ कुछ फोबियाज के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। ये फोबियाज वाला पार्ट जो है ये क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये वाला जो पार्ट है ये क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, आपके क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं इसका थीम, इस चैप्टर का थीम, किस थीम पर यह चैप्टर लिखा गया है।